ये कहानी सुंदरवन नाम के एक गांव की है, जहां गुसलखाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस गांव की सभी औरतें नहाने के लिए नदी किनारे जाया करती थी। उसी गांव में कालू नाम की एक लड़की की टूनी से शादी हुई थी और टूनी को शादी के अगले दिन ही उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, उठ गई हो तो नहाने के लिए नदी पर चलो। ये सुनकर टूनी को बहुत शौक लगता है और वो अपनी जेठानी कल्लू से कहती है, कल्लू भाभी, यहाँ नहाने के लिए वॉशरूम या गुसलखाने की व्यवस्था नहीं है क्या? खुले में नहाने जाना पड़ेगा क्या? हाँ टूनी, क्या करे, यहाँ किसी के भी घर में गुसलखाने की व्यवस्था नहीं है। सभी औरतें नदी पर ही नहाने के लिए जाती हैं। पर तुम चिंता मत करो, जिस समय नदी पर औरतें नहाती हैं, उस समय गांव का कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता। टूनी और उसकी जेठानी और उसकी सास लूसी सभी नदी पर नहाने जाती हैं। टूनी देखती है वहाँ पहले से कुछ औरतें नदी में नहा रही थी। ये देख टूनी को बहुत शर्म आ रही थी। माँ जी, मैं नहीं नहा सकती, किसी ने हमें देख लिया तो? नहीं नहीं, हमारी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं नहा सकती। अरे बहू, डर मत, हम भी तो हैं तेरे साथ, तू चिंता क्यों करती है? और देख कितनी सारी औरतें नहा रही हैं। टूनी क्या करती, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वो भी सभी औरतों के साथ नदी में ही नहाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और टूनी को भी लगने लगा कि सब ठीक है, नदी किनारे बस औरतें ही आती हैं। लेकिन एक दिन वो पेड़ के पीछे किसी की परछाई दिखती है और अपनी जेठानी और सास से कहती है, माँ जी, मुझे लग रहा है कि कोई हमें छुप छुप कर देख रहा है। अरे नहीं बहू, किसकी इतनी मजाल कि कोई नदी किनारे आ जाए? तुम्हारे शशिर जी को तुम जानती नहीं हो, वो इस गांव के मुखिया हैं। ठीक है माँ जी, शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। अगले दिन फिर टूनी को वैसा ही महसूस होता है कि कोई ना कोई जरूर है। लेकिन जब वो अपनी सास को बताती है तो वो कहती है कि ये उसका वहम होगा। ऐसे ही एक दिन जब टूनी और उसकी जेठानी कल्लू नहाकर घर की ओर जा रहे थे, तब वो बदमाश उनके रास्ते में खड़े होकर उनसे कहते हैं, और मुखिया की बहुओं, कहाँ जा रही हो? अपनी फोटो तो देखती जाओ। कल्लू कहती है, कौन सी फोटो और कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते। मेरा नाम कल्लू है और मैं जहाँ का भी हूँ, पर यहाँ का तो नहीं हूँ। मतलब की बात ये है कि मेरे पास तुम्हारे नहाते हुए फोटो हैं, जिसको मैं पूरे गांव वालों को दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। इज्जतदार घर की बहू हो तुम, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो तो मैं ये फोटो तुम्हें दे दूंगा, और नहीं दिए तो तुम जानती ही हो। टूनी और उसकी जेठानी कल्लू डर जाते हैं और डरते हुए घर आ जाते हैं। टूनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जेठानी से कहा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, अब वही उनका हिसाब करेंगे। नहीं टूनी, ऐसा मत करना, नहीं तो वो हमारी फोटो सब गाँव वालों को दिखा देंगे। तो भाभी, आपको क्या लगता है कि पैसे लेकर वो चुपचाप चले जाएंगे? नहीं भाभी जी, वो हमें और परेशान करेंगे और इन लोगों को कैसे चुप करवाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। टूनी सीधा पुलिस के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर टूनी के साथ जाकर उन बदमाशों को पकड़ लेती है और उनको जेल में डाल देती है। वहीं ये बात जब मुखिया को पता चलती है तो मुखिया ये फैसला लेता है कि अब गांव के सभी घरों में एक एक गुसलखाना जरूर होगा और कोई भी औरत नदी किनारे नहाने नहीं जाएगी। और ये फैसला सभी औरतों को भी बहुत खुशी देता है। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी
और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कव्वी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी।
जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पहले मुझे एक गिलास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत,
नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियां नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियां बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारे जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है? सुंदरपुर नाम के गांव में टूनी अपनी माँ कोकिला के साथ रहती थी। टूनी की माँ टूनी की एक आदत से बहुत ही परेशान रहती थी। वो आदत थी उसके ना नहाने की आदत। सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि उसका नहाना शुरू हो गया। कई हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन टूनी नहीं नहाती। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ कोकिला उससे कहती है, टूनी सच सच बता, कितने दिन हो गए हैं तुझे नहाए हुए? अरे माँ, तुम भी ना क्या बात लेकर बैठ गई, नहा लूंगी ना मैं, अभी देखो ठंड कितनी पड़ रही है। इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही है, और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं तुझे नहाए हुए। पता नहीं कितनी बड़ी आलसन मेरे घर में पैदा हो गई, देख तेरे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। छी, चल पानी गर्म कर दिया है मैंने, जाकर नहा ले। चल। टूनी बेमन से उठती है और नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन टूनी नहाने की इतनी बड़ी चोट थी कि वो पानी खुद के ऊपर गिरती ही नहीं और जमीन पर गिरती हुई कहती है, अरे मैया कितनी ठंड है, अरे कितनी ठंड लग रही है। बाहर खड़ी उसकी माँ उसकी आवाजें सुन रही थी और वो समझ गई कि उसकी बेटी नहाने का नाटक कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टूनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के का नाम सोनू था, जो सिविल इंजीनियर था और मुंबई में काम करता था। टूनी के माँ बाप को सोनू और उसका परिवार बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देते हैं और जनवरी के महीने में 2 तारीख में उनकी शादी हो जाती है। लेकिन टूनी अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आती। अपने ससुराल में आने के बाद भी वो कई दिनों तक नहीं नहाती। फिर शादी के कुछ दिनों बाद सोनू मुंबई चला जाता है और टूनी घर पर अपनी सास के साथ रहती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? छी टूनी बहू, ये बदबू
बदबू तेरी तरफ से आ रही है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में से बदबू क्यों आएगी? लेकिन बहू, हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं। मुझे लगता है तेरे अंदर से ये बदबू आ रही है। नहीं नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे अंदर से भला क्यों बदबू आएगी? मैं तो हर रोज नहाती हूँ। ठीक है बहू, शायद मेरी नाक आज खराब हो गई है। लूसी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और टूनी भी अपने कमरे में जाकर अपने ऊपर परफ्यूम लगाती है और कहती है, अब देखती हूँ कैसे बदबू आती है। ऐसे ही टूनी को नहाए हुए 1 महीना बीत जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं नहाती। फिर एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है और कहती है, टूनी तू ये बात बता, तू अब भी नहीं नहाती है ना? तू बता, नहाई है आज या नहीं? अरे माँ, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो, मैं रोज नहाती हूँ। अच्छा, अपनी माँ से भी झूठ बोलने लगी है लड़की। खैर, ये तो आज की कोई नई बात है नहीं, तू तो पहले से ही झूठ बोलती है। देख, मुझे तेरा झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सच सच बता, तेरी शक्ल देखकर ही बता सकती हूँ तू कि कई दिनों से नहीं नहाई है। और देख कितनी बदबू आ रही है तुझ में से। छी, बिना नहाए रह कैसे लेती है? अरे माँ, तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। वैसे सही कहा आपने। अब आप माँ हो, आपसे क्या छिपाना। मुझे नहाए हुए पूरे 1 महीना हो गया है। ये बात टूनी की सास भी सुन लेती है और वो ये बात सुनकर सीधे बेहोशी हो जाती है और टूनी को अब बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसका इतना बड़ा राज खुल गया।